नमस्कार साथियों। एनटीए यूजीसी नेट के लिए ये हमारी क्लास 3 है। पहले की 2 क्लासें हो चुकी हैं। हम कर रहे हैं पेपर कोड 55। जितने पीएसयू एग्जाम है वो इसके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है। तो आप अगर चाहें तो इसका जो यूज है वो कर सकते हैं। अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 में भी हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। पहले की 2 क्लासों में हम टेलर साहब के कंट्रीब्यूशन को देख रखे हैं और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी हमने देखा है। इसमें हम फाइल साहब को देखेंगे। तो ये है हमारे हेनरी फाइल साहब। अब हेनरी फाइल साहब हैं कौन? ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर रहे हैं। इसके बाद फिर ये और भी इन्होंने डेजिग्नेशन पे काम करा, एक्सपीरियंस करा, और उसके बाद इन्होंने जो अपनी रचनाएं दी, ऑथर के रूप में इन्होंने किताब भी लिखी है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि काफी पॉपुलर बुक है एडमिन के क्षेत्र में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफी प्रिंसिपल दिए। इनके 14 प्रिंसिपल जो कि काफी फेमस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ फंक्शन दिए, इसको देख लेते हैं। ये जो फंक्शन है इनके मैनेजमेंट के, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इन्हें तो हम आगे आने वाली क्लास में और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम स्पेशली इनके लिए पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो अभी इस स्लाइड में हम इतना ही देखते हैं। और अब देखते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को हमने पहले भी देखा है टेलर साहब में। टेलर साहब ने डिवीजन ऑफ वर्क दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आपने काम को डिवाइड कर दिया। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है तो जो कपड़े को काटेंगे वो एक तरह के लेबर होंगे, जो कपड़े को सीलेंगे वो एक तरह अलग तरह के कारीगर होंगे, जो उन्हें एक्सपोर्ट करेगा वो अलग तरह के लोग होंगे। तो काम को डिवाइड कर दिया, ये डिवीजन ऑफ वर्क है। और ये एसेंशियल बताया है फ्योल साहब ने मैनेजमेंट के लिए। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब किसी को आप अथॉरिटी दीजिए, किसी को पावर दीजिए, उसको बोलिए कि आप पे ये पावर है, इतना काम आपको करना है। जब आप उसको अथॉरिटी देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर अपने आप ही आ जाएगी कि मुझे ये सारा काम करके देना है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा जो एक बहुत मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में हेनरी फॉल साहब बोलते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर डिसिप्लिन होगा तो काम बेहतर तरीके से होगा। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए। बिना डिसिप्लिन के काम खराब हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में कहा जाता है कि एक अगर सीनियर है, एक सबॉर्डिनेट है, तो सीनियर सबॉर्डिनेट को एक ही कमांड दे। मतलब एक बॉस एक व्यक्ति को एक कमांड दे। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति के ऊपर 3 अलग अलग लोग हैं और वो तीनों उसको कमांड दे रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में वो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। तो वन बॉस और वन सबॉर्डिनेट, एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही कमांड दे। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा लोग कमांड ना दे। वन बॉस का कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करे और वो कंपनी के हित में काम करे, अलग अलग दिशाओं में काम ना करे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब मिलजुल के काम करे। इसके बाद आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखे, बल्कि जो जनरल इंटरेस्ट है पूरी कंपनी का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, मिलके साथ में काम करे। अगर कल को बोर्ड मीटिंग है और आज आपको रात तक बैठ के काम कंप्लीट करना है या बोर्ड मीटिंग के लिए नोट्स बनाने हैं, तो आप बैठ के बनाइए। ये मत बोलिए कि नहीं मेरा तो ऑफिस जो आवर है वो 6 बजे तक है, अब मैं 6 बजे के बाद घर जा रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि जो बोर्ड मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी की जो रिस्पेक्ट है वो उससे जुड़ी हुई है। अगर बोर्ड मीटिंग अच्छे से होगा तो कंपनी की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ेगी, कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा। तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट साइड में रख के एक जनरल इंटरेस्ट की तरफ लोग जाए। इसके बाद है रेमुनरेशन।
रेमुनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके जो वेज है, जो सैलरी है, आपको एक अच्छा पैकेज मिले, एक अच्छी सैलरी मिले, ये बात करते हैं हेनरी फ्योल साहब कि अच्छी सैलरी, अच्छा रेमुनरेशन एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 14 प्रिंसिपल, ये फ्योल साहब ने क्यों दिए? इससे पहले जो टेलर साहब थे, टेलर साहब ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, वहां पर उन्होंने जो बात करी थी वो लोअर लेवल पे करी थी, फ्लोर लेवल पे करी थी, शॉप लेवल पे करी थी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो नीचे के लोग हैं वहां पे उन्होंने उनकी बात करी, मगर उन्होंने ऊपर का जो मैनेजर लेवल है उसकी बात नहीं करी। ये एक ड्रॉबैक था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उस ड्रॉबैक को हेनरी फ्योल साहब ने कम किया है। ये जो 14 प्रिंसिपल है, यहाँ पे फायल साहब ने अपर लेवल की भी बात की है, इसीलिए इनको जो फादर है मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है वो सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें जो पावर हो मेन, वो सेंटर पे हो, सेंट्रलाइज जो टीम है उसके पास हो, और पावर ऊपर से नीचे की तरफ जाए। जैसे हमारे कंट्री का भी कॉन्सेप्ट है कि स्टेट में भी अलग अलग गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है। तो जो पावरफुल गवर्नमेंट है, ज्यादा पावर किस पे? सेंट्रलाइज पे, लेकिन मिलजुल के काम करते हैं। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्योल साहब दे रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी हो, डिसेंट्रलाइजेशन पे भी हो, और वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। और इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि जिस तरह का साइज हो, अगर मान लो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें नीचे के लेवल पे आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं, कुछ आप अधिकार नीचे के लेवल को भी दे सकते हैं कि कुछ छोटे मोटे डिसीजन या उनके लेवल के डिसीजन वो अपने आप भी ले। तो ये सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के बैलेंस की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन एक हायरार्की सिस्टम है कि नीचे पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अगर उसे कुछ काम है तो वो अपने सीनियर के पास जाए, और वो उसके सीनियर और वो उसके सीनियर, मतलब जो सबसे नीचे का व्यक्ति है वो डायरेक्ट टॉप पोजीशन के पास ना जाए, एक सिस्टम फॉलो करता हुआ जाए ताकि काम सिस्टम से हो, तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो। ये स्केलर चेन है। लेकिन मान लीजिए कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि आप सिस्टम फॉलो ना करें और डायरेक्ट आपको किसी सीनियर से मिलना पड़े या सुपर सीनियर से मिलना पड़े, तो तो उस कॉन्सेप्ट में जहां पे अगर इमरजेंसी आप जाके मिलेंगे तो उसे एक अलग नाम दिया गया है, उसे कहते हैं गैंग फ्लैंक। गैंग फ्लैंक इमरजेंसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली जाके मिल लीजिए, वो इसका पार्ट नहीं है, 14 प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि जो वर्क ऑर्डर हो ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन क्या काम करेगा, ताकि काम बेहतर तरीके से हो, आपस में कोई भी दुविधा ना हो। इसके बाद इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि आप जो एम्प्लॉय हैं सेम डेजिग्नेशन वाले, उनके साथ आप बिल्कुल इक्वल बिहेवियर करें, किसी से गलत बिहेवियर ना करें, या किसी से आपकी जान पहचान है तो उसको ज़्यादा आप वेटेज दे रहे हैं, कोई आपको पसंद नहीं है तो उसको आप सैलरी कम दे रहे हैं, ऐसा ना हो, सबके साथ इक्वल बिहेव करें। इसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो जॉब है, वो सिक्योर होनी चाहिए, उसे डर नहीं होना चाहिए कि भाई कल मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, उस स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके साथ। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि एक सीनियर अपने जूनियर को भी इनिशिएट करे कि भाई आप भी अपना सजेशन दो कि काम को किस तरह से और अच्छे तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपका जूनियर आपके पास आ रहा है और आप कह रहे चल बे तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, मैं खुद देख लूंगा, ऐसा ना हो। इसके बाद है स्पिरिट दी कोर। एक्चुअली ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक पैराज है, एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि आप टीम वर्क में काम करें, मिलके काम करें और एक स्पिरिट के साथ काम करें। तो ये बहुत
इम्पोर्टेंट 14 प्रिंसिपल है, हर साल कोई ना कोई एक सवाल यहाँ से आ ही जाता है। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जो फाइल्स आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा नहीं है, वो 4 दे देंगे, 3 होंगे, 1 नहीं होंगे। तो आप उसे आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये 14 के 14 आपको याद हो। और याद कैसे हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक निमोनिक है ऊपर, डैड यूसी यूएसएसआर ओ आई सी। एक्चुअली ये कॉमन है, बहुत जगह आप यूज करते हैं इसको, तो आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसा डैड, अब इसकी आप फुल फॉर्म लोगे तो डी से क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ए से हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन, ठीक है। यू से यूनिटी ऑफ कमांड, अब सी से सेंट्रलाइजेशन ले लो, फिर यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, डबल एस यानी कि सबॉर्डिनेशन, और ये एस स्केलर चेन, फिर आर से रेमुनरेशन, ओ से हो गया ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, और ये जो एस है इससे स्टेबिलिटी, ई से इक्विटी, और ई से स्पिरिट दी कॉर्प। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए, एक बार याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल अगर आए तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम आगे की क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके, गुड बाय।